नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वजह कई है। मोटे तौर पर अखिलेश सरकार हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रति समभाव नीति नहीं अपना रही है। गांव भरने के लिए दोनों समुदायों में बात नहीं करा रही है। जाट मन ही मन गुट रहे हैं तो शिविर में रह रहे मुस्लिम घर लौटने के बजाय विशेषाधिकार चाह रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के लिए कौन दोषी है, इसका जवाब दो टूक है, मगर उस पर फोकस बनाने की बजाय इस बहाने एक ऐसे विधेयक को लाने की तैयारी है जिसमें एक तरफा सोच है। इसमें माना गया है कि सांप्रदायिक समस्या केवल बहुसंख्यक समाज के लोग पैदा करते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ एडवोकेट जगदीप धनखड़ है। जगदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा, दंगे थम नहीं रहे, सांप्रदायिक तनाव जस का तस बना हुआ और इसी की चिंता में कांग्रेस या यूपीए सरकार में ये एक एजेंडा बन रहा है कि जो संसद का अगला सत्र आने वाला है उसमें सांप्रदायिक दंगों को रोकने वाला जो विधेयक 2011 का बना हुआ है उसे पास करवाया जाए। उसका ये जो सरकार की कोशिश है, क्या ये इस कोशिश को आप किस तरह लेते हैं? व्यास जी, हालात बहुत भयानक हैं। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वहां सीधा टकराव जाट और मुसलमानों के बीच है। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, यदि अगर मुजफ्फर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, जो दुखदायी घटनाक्रम हुआ है, कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल यदि अगर आ गया होता तो पूरे देश में आग लग जाती। क्यों लग जाती? आप ये देखिए कि जो कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल है वो इतना भयानक है, वो देश को तोड़ने वाला है। वो दो समाज करता है, एक तो करता है मेजोरिटी समाज, एक करता है माइनॉरिटी समाज। फिर दूसरी धारणा देता है कि मेजोरिटी हमेशा गिल्टी रहेगी, मेजोरिटी हमेशा एक्यूज रहेगी, मेजोरिटी परपिट्रेटर ऑफ वायलेंस रहेगी, दंगे कराएगी, और माइनॉरिटी को मतलब ये निरंतरता से विक्टिम रहेंगे। इस प्रकार की फिलोसफी कैसे हो सकती है जब हम कहते हैं नहीं, लेकिन ये फिलोसफी या ये जो हुआ तो वो आंकड़ों के आधार, पुराना कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड, कुछ न कुछ इसमें सरकार ने अगर बनाया है, जिसने भी बनाया ये बिल तो गृह मंत्रालय ने बनाया, केंद्र सरकार में विचार कैबिनेट हो के बाद बना है, तो उसके पीछे सोच क्या थी? सोच मतलब आपके हिसाब से ये है कि मुजफ्फरनगर के अंदर यदि अगर जाट महिला के बदसलूकी हुई या जाट मारा गया तो कम्युनल वायलेंस का वो विक्टिम नहीं हो सकता। आपका कम्युनल वायलेंस बिल इस तरीके से बना है कि मेजोरिटी पर कितने अत्याचार हो, मेजोरिटी को कितना ही आप परेशान करो, उनके साथ रेप हो, बलात्कार हो, डकैती कुछ भी हो, आगजनी हो, दे कैन नेवर बी विक्टिम। ये संस्कृति कहां से आ गई? अब तक तो ये कहते रहे हैं कि जो भी अपराध करता है उसका कोई भी हो, कोई धर्म नहीं, आतंक नहीं, धर्म नहीं, इसमें नहीं है। इसमें यह परिभाषित किया हुआ है कि जो माइनॉरिटी SC ST का व्यक्ति होगा वो ही विक्टिम होगा। दूसरा तो एक्यूज भी होगा, परपिट्रेटर ऑफ क्राइम ही होगा, उस पर कोई जांच की जरूरत नहीं, कोई नहीं सकता, हर परिस्थिति में नहीं हो सकता। ये माना गया है कि पूरे देश में कम्युनल दंगे सिर्फ मेजोरिटी कराती है। ये संस्कृति अपने आप में कितनी भयानक है, भारत के संविधान के कितनी विपरीत है। और फिर देखिए आगे की जो बात करते हैं, किसी का भी बयान दर्ज किया जाएगा 164 में किया जाएगा, 161 में नहीं होगा। क्या मतलब है? 164 मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा। साधारणतः जो भी बयान होता है वो पुलिस कर लेती है, मजिस्ट्रेट के तहत होगा। फिर विक्टिम का नाम नहीं बताया जाएगा, गवाह का नाम नहीं बताया जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगी, तो उन पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वो विक्टिम को बताएं कि किस स्टेज के ऊपर है। और पूरे इस प्रकरण की मॉनिटरिंग करने के लिए राज्य स्तर और केंद्र स्तर के ऊपर एक कमेटी बनेगी 7 लोगों की। उस 7 में 4 तो रहेंगे माइनॉरिटी के और 3 किसके रहेंगे पता नहीं है, पर चेयरमैन माइनॉरिटी का रहेगा, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी का रहेगा। आज कैसा रहे यदि अगर ऐसा आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2/3 जजेस हिंदू होंगे, आपको झटका लगेगा। आप कहोगे कौन सी संस्कृति है, आप कैसे कर सकते हो?
जी। इन्होंने ऐसा कर दिया जी। अपने आप में इतना बड़ा जहर घोल दिया गया है कि समाज को खंडित करने वाली बात है ये जी। फिर बुनियादी सवाल है कि इस तरह का कानून बना, इसकी फिलोसफी, इसके पीछे के दर्शन में आखिर सोच क्या ये नहीं है कि हम पूरे पिछले 60 साल के अंदर वो जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होता है वो मुस्लिम ही होता है, वो माइनॉरिटी ही होती है, इसलिए ये उस दर्शन के आधार पर नहीं बना है। मुजफ्फरनगर ने दिखा दिया कि कौन विक्टिम है जी। वहां घटनाक्रम क्यों हुआ जी। शुरुआत कहां से हुई। पर मैं कहता हूं कि जिस बिल को जूरिस्ट ने कंडेम किया है जी। किसने जूरिस्ट ने कंडेम किया? जेएस वर्मा ने कंडेम किया, श्री कृष्णा ने कंडेम किया, जस्टिस कृष्ण आयर ने कंडेम किया। इस बिल की कानून की आलोचना की नहीं, आलोचना भयानक हुई, भयंकर हुई। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में जब ये बिल आया पहली बार, जयललिता ने कहा एंटी फेडरल है, फैसिस्ट है, ममता ने इसका विरोध किया, जेडीयू ने विरोध किया, कम्युनिस्टों ने विरोध किया। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करता है इस बिल का समर्थन किया हो, बल्कि जजेज ने तो यहां तक कहा है इट विल डिवाइड द सोसाइटी वर्टिकली। पर दूसरी बात देखिए, आप किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं आपका साधारण सदस्य हूं, मैंने कोई अपराध कर दिया, कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल के हिसाब से आप दंडित होंगे, आप जेल जाएंगे, आग आप तक पहुंचेगी, आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो। इनका उद्देश्य दूसरा है, इस बिल के माध्यम से कुछ संस्थाओं को कंट्रोल करो, आंखें दिखाओ। भारत में संघीय ढांचा जो बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, उस पर कुठाराघात करो। और मैं मानकर चलता हूं जिन नहीं तो आपके अनुसार जो बना और जो विचार है, क्या लगता है आपको कि संसद में ये पास हो जाएगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता जी। नहीं तो तब मतलब ये बिल सभी की सर्वानुमति नहीं बनेगी, इस पे किसी हालत में नहीं बन सकती। आप इस बिल का यदि अध्ययन कर लें तो आप कहेंगे कि ये किसने बनाया है। ये पहला एक ऐसा प्रकरण है कि किसी भी विधेयक का कोई जन्म होता है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का कुछ रोल होता है, इसमें उनका नहीं है। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपने बना दी। कुल मिलाकर आपका आंकलन राजनीतिक तौर पर यह है कि इसको सहमति, इसको मंजूरी नहीं मिल सकती। मेरा आंकलन यह है कि भारत के संविधान की आत्मा पर, भारत के संविधान के दिल पर और देश की एकता पर इतना जबरदस्त अटैक है ये कि कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी जानकारी कम होने की वजह से लोग उत्तेजित नहीं है। जो इसकी जानकारी होगी और पीड़ितों की संख्या बढ़ेगी तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें क्या होगा। जी जगदीप जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।